मैं इंतहाई मशहूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ, और साथ इंतहाई मशहूर हूँ आप तमाम ज़िम्मेदार भाइयों का कि आप अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर आए, और इंशाअल्लाह आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपका यहाँ हमारे साथ वक्त गुजारना ज़ाय नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ फ़ायदे की बातें सुन के सीख कर जाएंगे। तो बात हो रही थी साइलेज मशीन की। हमारे डॉक्टर साहबान ने साइलेज के बारे में सैर हासिल बात की कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो अब मैं आता हूँ साइलेज मशीन के हसूल के तरीक़ाकार। पंजाब से 3 लाख रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें, इसके लिए हमने इंतहाई सादा तरीन तरीका इस्तेमाल किया है। इस मशीन की सब्सिडी हासिल करने के लिए सिर्फ हमारी 2 छोटी छोटी शराइत हैं। नंबर 1 कि हमारे ज़िम्मेदार भाई के पास कम अज़ कम 10 जानवर होने चाहिए, और वो 10 जानवर हमारा महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक ऐप है, एक कंप्यूटर सिस्टम है 9211। हमारी गाड़ियों पर भी लिखा होता है, आपने देखा होगा अक्सर 9211। वो 9211 पर हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों के जानवरों का जो भी इलाज करते हैं, वैक्सीन करते हैं, उस पर हम दर्ज करते हैं। तो उस पर दर्ज होना, उसमें रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे ज़िम्मेदार भाइयों के पास जानवर हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो अपने आप को अपने जानवर बताएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड बताएंगे, वो रजिस्टर हो जाएंगे। तो एक ये शर्त है कि 10 जानवर होना ज़रूरी हैं और वो रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी हैं। और दूसरी जो छोटी सी शर्त है कि कम अज़ कम 10 एकड़ रकबे की मलकियत हो, या एज ए मुजारे यानी काश्तकार वो महकमे माल से फ़र्द मलकियत बनवा कर वो भी दरख्वास्त फॉर्म के साथ लगानी है। ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा ये महकमा ज़राअत से की सब्सिडी की जितनी चीज़ें होती हैं, अक्सर औक़ात उसके लिए ट्रैक्टर का होना ज़रूरी होता है, बल्कि वो तो कहते हैं कि ट्रैक्टर आपके नाम भी होना ज़रूरी है। तो हमारी ट्रैक्टर की कोई शर्त नहीं है, हमारी जानवरों की और 10 एकड़ काश्त की जो फ़र्द मलकियत है उसकी ये शर्त है। 2 चीज़ें ये और 200 रुपये का स्टाम्प पेपर के साथ अटैच करके दरख्वास्त फार्म जो है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील भखर या पूरे पंजाब के जो डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आजकल नेट का दौर है, हर मोबाइल में नेट है, तो आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिखेंगे तो वहाँ पे साइलेज मशीन का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, सादा सा फॉर्म है, उस पर आपने 2-4 चीज़ें भी जो मैंने बताई हैं कि मेरे पास 10 जानवर हैं, मैं इतना रकबा काश्त करता हूँ, ये लिखकर आपने अपने करीबी जो आपके वेटनरी डॉक्टर साहब हैं या गाड़ी वाले डॉक्टर साहब हैं उनसे आप दस्तखत और मोहर लगवाएंगे। उसके बाद वो आपका दरख्वास्त फॉर्म जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हैं, जिस तहसील से आपका ताल्लुक़ होगा उस तहसील के डिप्टी डायरेक्टर साहब से दस्तखत करवाएंगे। अगर तहसील बखर से ताल्लुक़ है तो तहसील बखर से दस्तखत होंगे, मनकेरा से ताल्लुक़ है तो मनकेरा से होंगे, या जो भी तहसील है आपकी वहाँ से होंगे। और फिर जो हमारे ज़िलई ऑफिसर हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, उनके दस्तखत होंगे। इसके बाद ये दरख्वास्त फॉर्म जो हैं ये चले जाएंगे इदारा तहकीकात अफजैश हैवानात बहादुर नगर ज़िला ओकाड़ा, वहाँ पर ये सारे दरख्वास्त फॉर्म इकट्ठे होंगे। हमने वहाँ हर तहसील की अलहदा लिस्ट बना रखी है और इंशाल्लाह और ये हमारे अपने इल्म में भी है। हमारे आप मवेशी पाल हजरात बैठे हैं, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो तरीक़ाकार था ये कोई सूदमंद, कोई खातिर खा फ़ायदामंद नहीं था और ना है। अब इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि हम ये जो रिवायती अंदाज हैं, हमारे मवेशी पाल हजरात जैसे आप दोस्त बैठे हैं, ये जो हमारे रिवायती अंदाज हैं, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो हम भी अपने रिवायती अंदाज़ों को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि एट वंस यकदम इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो मुमकिन हो, जो पॉसिबिलिटीज़ हों, जो हमारे अपनी इस्तात हो जिसकी, उसको हम तब्दील कर लें, उस अंदाज को तब्दील कर लें, तब ही हम
یہ کاروبار کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم یہ جو لائف سٹاک فارمنگ ہے اس میں ہم نقصان برداشت کریں گے۔ تو اس میں یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں، اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، آیا کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ بیسیکلی یہ اس کا تھیم ہے، یہ آبجیکٹو ہے، یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے انیشیٹوز، اس طرح کی جو ہم نے تبدیلیاں لے آنی ہیں اپنے سیکٹر کے اندر، اپنے اس لائف سٹاک کی فارمنگ کے اندر مویشی پال حضرات کو جو ہم نے متعارف کروانی ہے چاند ایک چیزیں، ان میں سے ایک جو بہت ہی ضروری ہے، آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل جو پروسیجر ہے وہ جانور کی فیڈنگ کا ہے، جانور کو کھلانا پلانا ہے، یعنی کہ جو مشکل بھی ہے اور مہنگا بھی ہے۔ اب مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ 365 دن سال کے، اس کے اندر نہ تو ایک جیسا چارہ رہتا ہے، نہ ایک جیسا موسم رہتا ہے۔ تو اسی موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے اور ہمارے جو چارہ جات ہیں، ایک تو ان کی نیوٹریشن چینج ہوتی ہے، ان کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ نمبر دو موسم ایسے آتے ہیں ہمارے سال کے 365 دنوں میں جب سرے سے چارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے خیال میں اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب گرمیاں ایک چارہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، جب ایک دوسرے چارے کا سیزن آ رہا ہوتا ہے، تو آپ خود دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کھلانے کو؟ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک چارہ ہم ختم کرتے ہیں، دوسرے چارے کے تیار ہونے تک، اس کی کٹنگ تک، اس کی وہ اسٹیج تک پہنچنے تک ہمارے پاس بالکل کوئی وسائل نہیں ہوتے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس موسم کے اندر وہ 2 مہینے 2 ماہ جو ہیں، ایک اس کے ہیں سیزن کے ہیں، 2-3 مہینے دوسرے سیزن کے ہیں، سال کے اندر 4 مہینے تو ایسے آ جاتے ہیں 12 مہینوں میں سے کہ جس موسم میں ہمارے پاس چارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری بات اس پہ دھیان دیجیے گا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام افسران صاحبان اور میرے جو زمیندار بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان نے جو سیر حاصل گفتگو کی ہے، یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب سائلج مشین کے اوپر جو سبسڈی دے رہی ہے اس کے اوپر، تو میں جو امید ہے کہ آپ اسے ضرور جو ہے مستفید ہوں گے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات آپ کو کلیئر کر دی ہے کہ وہ جو مشین ہے وہ آپ نے اس کمپنی جو گورنمنٹ کے ٹینڈرنگ میں بڈنگ کے اندر آئی ہوئی ہیں 9 کمپنی ہیں، ان سے جس کمپنی کی کسی بھی آپ لینا چاہیں گے اس سے مشین آپ نے خود لینی ہے، گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگی، شامل نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آئے گا آپ کو کہ آپ کی جو نا یہ قرآن اندازی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے نا آپ کو یہ مشین جو ہے نا یہ نکلی ہے، وہ آپ کو ایک لیٹر آئے گا۔ وہ لیٹر لے کے آپ اس کمپنی کو، جو 9 کمپنیاں ہیں جو اس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کی اچھی ہے، ترکی والی ہے، ملت والی ہے، جو بھی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اس کمپنی کے پاس جائیں گے، ان سے بیٹھ کے خود آپ وہ کریں گے۔ جب آپ کی ان سے معاملات ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ انفارم کریں گے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبان وغیرہ کے ادارے کا۔ گورنمنٹ مثال کے طور پہ اگر یہ سبسڈی کی یہ جو مشین ہے اس کی کل قیمت اگر 9 لاکھ روپے ہے تو 3 لاکھ روپے گورنمنٹ پے کرے گی اس میں، اور 6 لاکھ جو ہے وہ آپ نے پے کرنے ہیں۔ اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے ایک اور فیسلٹی رکھی ہے کہ وہ کمپنی آپ سے انسٹالمنٹ بھی کرتی ہے تھرو بینک، جو ہے حبیب بینک کے ذریعے۔ وہ صورت میں بھی کرتے ہیں کہ کسی فارمر یا زمیندار بھائی کے پاس 6 لاکھ نہیں ہے تو وہ کمپنی جو ہے بینک حبیب کے ذریعے آپ کی وہ قسط کر دے گی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اسی وقت اس کمپنی کو 3 لاکھ پے کر دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مشین ہے اس پہ ہمارے جو آفیسر صاحبان ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں، چیک کرتے ہیں، کیونکہ اس مشین کا کم از کم ڈاکٹر صاحب 2 سال رکھنا ضروری ہے نا، 2 سال وہ فارم، وہ زمیندار بھائی 2 سال ضرور رکھے گا اپنے پاس۔
2 साल जो है ना वो ज़रूरी है कि वो आगे ना उसको सेल करेगा और जो है ना वो उससे कोशिश करेगा कि मैक्सिमम लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। तो मेरी इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम हजरात ज़मींदार भाइयों का, मेरे ऑफिसर साहिबान का, जिन्होंने इस सेमिनार को मुनक़िद करने के लिए बड़ी मेहनत की है, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मशहूर हूँ मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जिन्होंने इस खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को अरेंज किया और एक ऐसा प्लेटफार्म अरेंज किया कि हम अपनी बात हर किसान तक बात पहुँचा सकते हैं। हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि कैसे हम जानवरों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं। जैसे हम ज़मीनों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आज हम इस मकाम पर पहुंच गए कि वो ज़मीन जो 20 मन गंदम 30 मन गंदम देती थी, आज वो 60 मन 70 मन 80 मन दे रही है। आखिर इसके पीछे कुछ मेहनत है, इसके पीछे कुछ सोच विचार हुई है जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। अब ये किसान ने ज़मीन के बारे में सोचा, बीज कौन सा डालते हैं जी, और कैसे खाद इस्तेमाल करते हैं, पानी कैसा लगाते हैं, किस वक्त में क्या कुछ करते हैं, इन सारी, और इसके साथ साथ उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, अपने एक्सपर्ट तजुर्बाकार लोगों से मशवरा किया। उसने इस मेहनत से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़मीन से मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, ज़मीन से मज़ीद पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कुछ हमारा भी कसूर है कि हमने कभी ये नहीं सोचा जो जानवर दूध 2 लीटर दे रहा है, 3 लीटर दे रहा है, वो कैसे 7 लीटर देने वाला बन जाए, 8 लीटर देने वाला बन जाए। और जो जानवर गोश्त के लिए हम रखते हैं वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पर डे 1 किलो 2 किलो उसके अंदर कैसे इजाफा हो। हमने ये नहीं सोचा कि गोश्त के लिए जानवर रखते हैं और दूध के लिए रखते हैं, ना गोश्त में इजाफा होता है ना दूध में इजाफा होता है। आखिर भी फार्मर इस नतीजे पर पहुंचता है कि गोश्त वाले जानवर भी नुकसान देते हैं, दूध वाले जानवर भी नुकसान देते हैं। जैसे वो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वो जो रिवायती तरीका जिसको अख्तियार करके हम जानवरों को पालते हैं उसको थोड़ा सा हमें तब्दील करना है। अब कुछ उसको कैसे तब्दील करना है ये कुछ गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखूँगा, ज़रा गौर से सुनना। हमारे इदारे के अंदर इस चीज़ के ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है कि कैसे हम थोड़े वक्त के अंदर जानवरों से ज़्यादा नफ़ा लेने वाले बन जाए। अब शुरू करते हैं जानवर के बच्चा पैदा होने से, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, जो भी बच्चा पैदा होता है उसको हम कैसे रखते हैं और जिसे साइंसी तौर पर उसको कैसे रखना चाहिए कि वो कम वक्त के अंदर एक अच्छी नस्ल का बैल बन जाए, अच्छी नस्ल की गाय बन जाए, अच्छी नस्ल की भैंस बन जाए, कि कम वक्त के अंदर हम इस टारगेट को अचीव कर लें। जानवर तो हमारे पास अच्छे हैं लेकिन उसके ऊपर तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसलन जब बच्चा गाय का भैंस का बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो हमारे यहाँ एक तरीका चलता है कि जब तक जानवर जेर नहीं फेंकेगा उस वक्त तक हमने जानवर को ना दूध निकालना है ना बच्चे को पिलाना है। साइंस क्या कहती है कि इसके घंटे और 2 घंटे, आधे घंटे और घंटे के अंदर अंदर बस बच्चे को दूध पिलाओ ताकि इसके अंदर जो जहरीला मादा है वो उसका ज़ाय हो जाए, खारिज हो जाए, ताकि बच्चा बीमारियों से महफूज हो जाए। अब सर्दी का मौसम है, बच्चा पैदा हो गया और सारी रात उसको दूध का इंतज़ार कराया, जब सुबह तक उसको हम दूध पिलाएंगे उसकी क्या हालत होगी। आप सब ज़रा ने देखा होगा, बकरी का बच्चा हो या किसी भी जानवर का बच्चा, जब वो दूध पी लेता है फ़ौरन वो जो है उठकर खड़ा हो जाता है, अपने पाँव को चलना भागना दौड़ना शुरू कर देता है। तो जब हम इस किस्म की उसको तकलीफ़ देंगे पहले ही दिन, तो बताओ उसको वो बीमार हमेशा ही अपनी ज़िंदगी के अंदर बीमारियों का शिकार रहेगा। तो जेल फेंकने का इंतज़ार करने की बजाय दूध भी जानवर का दो लिया जाए और उस बच्चे को भी 2 से 10% ऑफ बॉडी वेट, 10% जब बच्चे का, मसला अगर 40 किलो का बच्चा है उसको हमने 4 किलो उसको देना है दूध, कोलेस्ट्रॉल देना है, गोली देनी है 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, और ये हमने 3 महीने तक देना है। हमारे यहाँ रिवाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम कहते हैं बस गाय भैंस हो गई है, अब किस का दूध हमने बांधना है, दूधी को कितना देना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं। सबसे बड़ी फार्मर की जो इनकम होती है वो गाय और भैंस का बच्चा होता है। अगर वो उसको अच्छे तरीके से दूध पिलाएगा 3 महीने के अंदर, अगर वो उसको 10% जिस्म का हिस्सा तक का 10% हिस्सा उसको दूध पिलाता है
تو یہ 3 مہینے کے اندر 90 سے 120 کلو وزن ہو جائے گا.